नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत भट्ट। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली भारत की राजधानी तो है ही, लेकिन हाल की घटनाओं से लगता है कि वो ड्रग्स की भी राजधानी बनती जा रही है। आए दिन ड्रग्स की बरामदगी की खबरें आती रहती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब भी कोई ड्रग्स की खेप पकड़ती है तो पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए का माल इधर से उधर होने वाला था। लेकिन ये समस्या गंभीर है। अक्टूबर महीने के अभी 11 दिन ही गुजरे हैं और राजधानी में पुलिस ने ड्रग्स की 2 बड़ी बरामदगियां कर ली हैं। कल रमेश नगर इलाके से 200 किलो कोकीन बरामद की गई। अब तक कुल 7600 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई है। इस ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड लंदन में बैठा है। कैसे ये सारा कारोबार चलता है, देखिए हमारे संवाददाता शुभांग ठाकुर की ये रिपोर्ट। ये कोई आम नमकीन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है, क्योंकि नमकीन के इस पैकेट के अंदर 200 किलोग्राम कोकीन छुपाई हुई है। इससे पहले 2 अक्टूबर को दिल्ली स्पेशल सेल ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर से 5600 करोड़ की कोकेन बरामद की थी। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इस ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया है, जो लंदन में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। लंदन से उसने 2 लोगों को दिल्ली भेजा ताकि वो ड्रग्स को ठिकाने लगा सकें। कोकीन की ये सप्लाई दुबई से होती थी। इस बार जिमी और सविंदर लंदन से दिल्ली करोड़ों की ड्रग्स ठिकाने लगाने के लिए आए। तुषार ने जिमी को 5600 किलो कंसाइनमेंट सौंपा। तुषार और सैफी ने 2000 किलो की ड्रग्स सविंदर को सौंपी। सविंदर पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले लंदन फरार हो गया। सविंदर जिस गाड़ी में घूम रहा था उसमें जीपीएस था, जिससे पुलिस सुराग लगाकर रमेश नगर पहुंची और वहां 200 किलो कोकीन बरामद की। दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये पूरा ऑपरेशन किस तरह होता था। कोड वर्ड के जरिए की जाती थी डिलीवरी। पुरानी फिल्मों की तरह आधे फटे नोट और उनके नंबर से होती थी कंसाइनमेंट की डिलीवरी। 2 बार में दिल्ली में पहुंचा था कोकीन का कंसाइनमेंट। कार्टेल के सदस्य कंसाइनमेंट आने पर हो जाते थे एक्टिव। कार्टेल के हर सदस्य का काम और हिस्सा विदेश में बैठा आका तय करता था। कार्टेल के लोग आपस में बात करने के लिए पेड ऐप का करते थे इस्तेमाल। गिरफ्तार आरोपी तुषार ने 2 बार में दिल्ली एनसीआर में ली थी डिलीवरी। जानबूझकर अपने महिपालपुर के गोदाम पर छिपाई थी कोकीन। कार्टेल के ज्यादातर सदस्य आपस में एक दूसरे से थे अनजान। इस ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया और उसके बेटे को पकड़ने के लिए उनके खिलाफ एनओसी जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। यहाँ तक कि दुबई से जिस कंपनी के जरिए कोकेन भारत में आया, उस कंपनी के मालिक से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ नार्को टेरर एंगल को लेकर के भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इस पर जांच कर रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर और अपने कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। और रमेश नगर का गोदाम, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 200 किलो कोकेन बरामद की, वहां से और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर से 200 किलो जो है कोकीन बरामद किया है। हम इस वक्त जो है उसी गोदाम के बाहर मौजूद है रमेश नगर के। इसी गोदाम के अंदर जो है तकरीबन कुछ 3-4 कार्टून जो है वो बरामद किए गए थे और कार्टून के अंदर जो है वो मिक्सचर और जो नमकीन के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर जो है कोकीन बरामद किया है पुलिस ने। बता दें कि हफ्ते भर पहले जो है तकरीबन 500 किलो से ज़्यादा जो है कोकीन बरामद किया गया था दक्षिणी दिल्ली से, और उसके बाद आज ये 200 किलो का कोकीन, जिसकी मार्केट में वैल्यू जो है बताई जा रही है कि तकरीबन 2000 करोड़ है, यानी कि हफ्ते भर के अंदर दिल्ली से 7600 करोड़ रुपए की कोकीन जो है वो बरामद की गई है। जिस शख्स ने
कोकीन यहाँ पर लाया था वो शख्स बताया जा रहा है कि लंदन जो है वो फरार हो गया था। 16 सितंबर को जो है इस शख्स ने जो है इस डिलीवरी ये जो ड्रग्स का जो खेप था उसकी डिलीवरी का ठेका लिया था और उसके बाद जो है एक गाड़ी जो है तिलक नगर से बुक करके वो यहाँ आया था और यहीं के पास के एक होटल में रुका हुआ था। लेकिन गाड़ी जो थी उसमें एक जीपीएस लगा हुआ था और उसी से पुलिस ने जो है ट्रैक किया था। 16 सितंबर को जो है इस शख्स ने जो है इस डिलीवरी ये जो ड्रग्स का जो खेप था उसकी डिलीवरी का ठेका लिया था और उसके बाद जो है एक गाड़ी जो है तिलक नगर से बुक करके वो यहाँ आया था और यहीं के पास के एक होटल में रुका हुआ था। लेकिन गाड़ी जो थी उसमें एक जीपीएस लगा हुआ था और उसी से पुलिस ने जो है ट्रैक किया था। बता दें कि पूरा जो ये जो ड्रग्स का जो पूरा जो एक तार है, एक लिंक है जो है वो लंदन से बताया जा रहा है, जहाँ पे सरोजनी नगर का रहने वाला एक शख्स वीरेंद्र बसोया जो बताया जा रहा है कि लंदन में रहता है, वहीं से जो है ये पूरा ड्रग्स का कार्टेल जो है वो ऑपरेट कर रहा था। और इस मामले में अब तक जो है बताया जा रहा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह सुबह ही जो है हापुड़ से अखलाक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जो है तुषार, जिमी और सैफी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। जिमी जो है जो 2 अक्टूबर को जो 5600 करोड़ का जो कोकीन बरामद किया गया था, उस मामले में जिमी को जो है दिल्ली पुलिस ने जो है उसी दिन गिरफ्तार किया था 2 अक्टूबर को। इस मामले में तुषार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, सैफी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब देखा ये जाना है कि आखिर इस मामले के जो तार है वो कहां तक जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो नए साल का जो टाइम है वो आने वाला था और इसी मौके पर जो रेव पार्टीज होती हैं दिल्ली में नए साल के मौके पर, उसी में इन ड्रग्स को जो है सप्लाई करना था। लेकिन लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल की है इस ड्रग्स को का जो पूरा कोकीन का जो सप्लाई था उसका भंडाफोड़ करके। दिल्ली से सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेडिकल वीजा पर भारत आए 2 नाइजीरियाई नागरिक और उनके ड्राइवर के पास से करीब 3.5 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स को लेकर एक ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में नाइजीरिया के 2 नागरिकों जोशुआ अमरचुक्का और कोने एन गोलो सेउडू उर्फ माइक और उनके ड्राइवर विनीत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 563 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए है। तो ड्रग्स का जो सिंडिकेट है केवल दिल्ली में ही उसकी दस्तक नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि भोपाल में भी ड्रग्स सिंडिकेट सक्रिय है। भोपाल का ही रुख कर रहे हैं हम। भोपाल जहां 1800 करोड़ के ड्रग्स केस को लेकर बड़ी खबर आई है। भोपाल ड्रग्स केस के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। मंदसौर में आरोपी प्रेम सुख पाटीदार ने खुद को गोली मारी है। उसके पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ से बचने के लिए खुद को गोली मारी है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अनुराग, ये जो ड्रग्स की डर्टी कंपनी नजर आ रही है भोपाल के अंदर, इसके कितने कारिंदे हैं, कहां कारिंदे हैं, इनका किंगपिन कौन है? देखिए, भोपाल में जो पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस ने साझा तौर पर कहा कि ये देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री उन्होंने बरामद की है। और जब शुरुआती जांच हुई तो 2 लोग इसमें अहम किरदार पकड़े गए। एक प्रकाश सान्याल बाने जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसने कुछ साल आर्थर रोड जेल में बिताए, वहीं पर उसकी ड्रग तस्करों से जान पहचान हुई और यही वो शख्स था जिसको एमडी बनाने का फॉर्मूला पता था। दूसरा किरदार था अमित चतुर्वेदी जो भोपाल का ही रहने वाला एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा और पहले से भी केमिकल सप्लाई के धंधे से वो जुड़ा हुआ था, तो उसका काम था पूरा लॉजिस्टिक्स बनाना। जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो एक और किरदार का नाम आया, हरीश आंजना, जो कि मंदसौर का रहने वाला है और मंदसौर का ही एक दूसरा साथी उसका सामने आया नाम प्रेमसुख पाटीदार, जिसने आज कहा कि वो सरेंडर करने जा रहा है और पुलिस थाने में पहुंचकर पुलिस वालों के सामने उसने जांघ पर अपनी गोली मार ली। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इन सबसे पूछताछ में जो अहम नाम सामने आया वो राजस्थान का रहने वाला है शोएब लाला, वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो 5 नाम सामने आए थे जिसमें से 3 गिरफ्तार हैं। चौथे ने नाटकीय ढंग से खुद को सरेंडर करने की बात कही और फिर पैर में गोली मार ली। पुलिस का कहना है कि वो जांच से और सवाल जवाब से बचने के लिए उसने ऐसा किया है। शोएब लाला अभी तक फरार है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये अनुराग, कहना है कि पूरे देश में यहाँ से जो ड्रग्स, मेरा अगला सवाल अनुराग आपसे ये है कि ड्रग्स को एक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि माल यहां पर आ कहां से रहा है, तार कहां तक फैले हुए हैं?
मैं उसी सवाल की बात कर रहा था। दरअसल जब बातचीत में अपने हरीश आंजना ने यह बताया कि वो केमिकल गुजरात के वापी और वलसाड से लेकर के आता था और जब यहाँ से ड्रग्स तैयार हो जाता था, क्योंकि 6 महीने पहले यहाँ पर फैक्ट्री किराए पर ली गई थी, 1-2 महीना मशीनें लगाने में लगी और उसके पिछले 3-4 महीनों से ये मंदसौर के रास्ते ही कोई राजस्थान की सीमा पर पड़ता है और वहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा था। कुछ पुलिस के सूत्रों ने ये बताया है कि उन्हें शक है इस मामले में, वो और जांच करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये पूरा जो भुगतान हो रहा था इसमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके अंतर्राष्ट्रीय इसके बहुत सारे नेटवर्क हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन सारे पहलुओं पर जांच होनी बाकी है। कुछ दिनों पहले ड्रग्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जैसा खुद एनसीबी ने कहा, उसका भांडाफोड़ हुआ है। जैसा मैंने बताया कि 4 अहम किरदार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। शोएब लाला भी उनकी गिरफ्त से दूर है। तो इसके बाद पता लगेगा कि देश के किन राज्यों में और कहां पर ड्रग्स की सप्लाई यहां से हो रही थी। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए। तो जैसा अनुराग बता रहे थे, ड्रग्स के एक आरोपी ने पूछताछ के डर से खुद को गोली मार ली। दरअसल भोपाल की राजधानी में ड्रग्स का काला कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद असली सप्लायर अब भी पकड़ से दूर है। बगरौदा इलाके में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पर जो छापा मारा गया, उसमें एनसीबी के मुताबिक 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स मिली। ऐसे में सवाल है कि इस ड्रग्स के खरीदार कौन है, भोपाल में कहां से एमडी बनाने का कच्चा माल आया। अनुराग द्वारी और अजय शर्मा ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री से उसने 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं, इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि अगर इस छापेमारी में 2 दिन की देरी होती तो ये ड्रग्स भी फैक्ट्री से बाहर भेज दी जाती। ऐसे में कुल मिलाकर 4000 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी हुई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एमडी ड्रग्स की कीमत विदेशों में अधिक होती है और जिस मात्रा में ड्रग्स बन रही थी उससे यह आशंका बढ़ गई है कि इसका बड़ा हिस्सा विदेशों में खपत के लिए भेजा जा रहा था। भोपाल में एनडीटीवी के स्टिंग ऑपरेशन से गली गली में चल रहे ड्रग्स के धंधे का भी खुलासा हुआ। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी असली सप्लायरों तक पहुंच पाना चुनौती बना हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चरस की सप्लाई नेपाल और बिहार के रास्ते होकर उत्तर प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश तक पहुंचती है। वहीं एमडीएमए जैसी खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान के जोधपुर, पाली और जालौर से होती है। गांजे की सप्लाई ओडिशा, आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के रास्ते होती है। हालांकि बड़े और खतरनाक ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छोटे मोटे गांजा सप्लायर्स पर कार्रवाई करके पुलिस पीठ थपथपा लेती है। जिस भोपाल में हमारे कैमरे में दर्जनों ड्रग्स पेडलर्स को कैद किया, वहां भोपाल पुलिस ने 2022 में मात्र 11 मामले दर्ज किए, वो भी गांजा बेचने के। 27 आरोपी गिरफ्तार किए और 285.67 किलो गांजा जब्त किया। 2023 में 10 मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 135.79 किलो गांजा जब्त हुआ। वहीं 2024 में 24 मामलों में अब तक 51 लोगों को पकड़ा गया है और 329 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा 36 किलो चरस का कंसाइनमेंट जो कि नेपाल से होकर बिहार के रूट से भोपाल लाया गया था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ में 135 बॉक्स कोडीन युक्त कोरेक्स जो कि भोपाल से जब्त करने में जिसमें हमने 2 आरोपी गिरफ्तार करे थे। बड़ा कंसाइनमेंट था, उसको जब्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा गांजे के क्षेत्र में इस साल में अभी तक कुल हमने 29 केस दर्ज किए हैं क्राइम ब्रांच में, जिसमें 74 आरोपी, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, और लगभग 400 किलो की मात्रा में अवैध गांजा हमारे द्वारा जब्त किया गया है। भोपाल में ड्रग्स का कारोबार जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से पुलिस की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हमारे भोपाल के यूथ तक
ड्रग्स पहुंच रहा है जो बहुत ही हानिकारक है, और अब यूथ का पूरा जो भी करियर है इसकी वजह से स्पॉइल हो रहा है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि वो सारा अपना पैसा ड्रग्स जैसी घटिया चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। ड्रग्स तो बहुत इजीली पहुंच जा रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं। और उसके बाद फिर ये है कि जैसा कि हम लोग रोज़ाना ही देखते रहते हैं, जो खाली जगह है जहाँ पर पुलिस की पहुंच नहीं हो पा रही है एक्चुअल में, उस कारण से वहाँ पर ड्रग्स का बहुत यूज़ हो रहा है अवैध तरीके से। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले फैक्ट्रियों को सील करनी चाहिए जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर सील कर दो तो मार्केट में आना बंद हो जाएगा। एनडीटीवी आपके साथ इस मामले पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि असली सप्लायर अब भी गिरफ्त से बाहर है। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और भोपाल में ड्रग्स की खुलेआम बिक्री पर एनडीटीवी की रिपोर्ट का हवाला कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एल्प्राजोल पाउडर, स्मैक, चरस, गांजा जो आप बता रहे थे, उस चैनल की रिपोर्ट 72 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन भोपाल में किया है, 72 आवर्स का, और चप्पे चप्पे पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध है। इसी बात की चिंता जीतू पटवारी जी ने व्यक्त की है। महादेव बैटिंग ऐप का मास्टरमाइंड जल्द आ सकता है भारत। एक हफ्ते के अंदर भारत लाने की कोशिश में है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। यूएई में दिसंबर 2023 से सौरभ चंद्राकर हिरासत में है। 2023 में ईडी एक्शन पर हिरासत में सौरभ चंद्राकर। दुबई से चलता था सौरभ चंद्राकर का सट्टेबाजी का कारोबार। बैटिंग ऐप से हजारों करोड़ रुपए के वारे न्यारे सौरभ चंद्राकर ने किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का गिरोह था, उनका सपोर्ट था, जिसके आधार पर यह पूरा गोरखधंधा चल रहा था। छत्तीसगढ़ में 30 कॉल सेंटर सिंडिकेट की सीएमओ तक पहुंच, ये तमाम पहलू इस जांच के दौरान सामने आए थे। खबर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भले ही लगभग 1 महीने का समय रह गया है, लेकिन अब भी दोनों बड़े गठबंधनों के उम्मीदवारों की पहली सूची नहीं आ पाई है। जानकारी के मुताबिक महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा है। मुंबई से रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट देखिए। इन नेताओं के चेहरों पर कैमरे के सामने भले ही मुस्कान खिली हो, लेकिन कैमरे बंद होते ही जब सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू होती है तो बंद कमरे के अंदर की गूंज बाहर तक सुनाई देती है। ये हाल केवल महाविकास आघाड़ी का नहीं, बल्कि महायुति में भी यही कहानी है। विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 1 महीने का समय रह गया हो, लेकिन अब तक उम्मीदवारों की पहली सूची नहीं बन पाई है। जागा जवळपास वाटप झालेले आहे। ज्यादातर सीटों का बंटवारा हो चुका है। 50-60 सीटों का फैसला होना बाकी है। 14 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी की आखिरी बैठक होगी, उसमें फैसला होगा और उसके बाद उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जागा म्हणजे घोषित करण्याचं, उमेदवार घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल। कालच आम्ही माननीय शरद पवार साहेबांकडे बसलो होतो आणि काही विषयांवर चर्चा झाली। कल ही हमारी शरद पवार और उद्धव जी से चर्चा हुई और ऐसा तय हुआ है कि करीब 210 सीटों पर हमारी सहमति हुई है। उन सभी सीटों की लिस्ट हम जारी करेंगे। इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हमारी महाविकास अघाड़ी के लिए हर दिन मुहूर्त जैसा होता है। हमारी लिस्ट तैयार है, अब देखते हैं आगे कैसा होता है। त्याच्यामुळे आमच्याकडे आमच्या याद्या तयार आहे, आता पाहू कसं काय। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन में बीजेपी लगभग 155 से 160 सीटें चाहती है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 100 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं अजित पवार की पार्टी अपने लिए कम से कम 60 सीटें चाहती है और सीटें केवल 288 है। ऐसे में सबको अपनी मर्जी की सीटें नहीं मिल सकती। कहा जा रहा है कि बीजेपी 155, शिवसेना 85 और एनसीपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 125 सीटें चाहती है, जबकि शिवसेना यूबीटी 100 सीटों की मांग कर रही है और शरद पवार की एनसीपी 80 सीटें चाहती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को 113, शिवसेना यूबीटी को 95 और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 80 सीटें मिल सकती है। अब भी 57 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर एमवीए के बीच मामला फंसा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जहां कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों ने एमवीए के भीतर के घटक दलों ने
कांग्रेस को घेरने और ज्यादा सीटों पर दावा करने का मौका दे दिया। उधर बीजेपी का दावा है कि महायुति में 80% सीटों पर सहमति बन गई है। हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ेंगे। कोई ऐसा फार्मूला नहीं 160, 80, 100, 60, 20 सब झूठी अफवाह है। हमारा क्लियर है, जो जहाँ जीतेगा उनकी सीट होगी, जिनका उम्मीदवार अच्छा हो, जो चुनाव जीतता है वहाँ सीट होगी। हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हम लोगों को कोई भी क्षति होगी, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हमारा कोई आग्रह नहीं ये सीट उनने वो सीट उनने लेना चाहिए। जीतने के लिए हम महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लाने के लिए, डबल इंजन सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि 14 करोड़ जनता का भला हो। बड़े गठबंधनों की पहली सूची अभी आनी है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं असरुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहते हैं कि पुरानी गलतियों से सीख लेकर ही आगे बढ़ना फायदे का सौदा साबित होता है। लोकसभा चुनाव के वक्त महायुति गठबंधन ने सीटों का बंटवारा सही वक्त पर नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान भी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अगर राजनीतिक दलों ने इस पुरानी गलतियों से सीख नहीं ली तो इसका राजनीतिक खामियाजा भी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक महिला किसान से जब राजस्व विभाग के अफसर और कर्मचारी ने किसी काम के लिए रिश्वत मांगी तो उसने अपनी दुधारू गाय SDM के ऑफिस के बाहर ले जाकर बांध दी। महिला ने कहा कि इसको ही रिश्वत में ले लो साहब, यही हमारी पूंजी है। इसके बाद महिला ने अपनी बात कहने के लिए शोर मचाया तो वहां काफी भीड़ जमा हो गई। महिला का आरोप है कि उससे 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही है, लेकिन SDM का कहना है कि महिला किसान के आरोप बेबुनियाद हैं। काम जिस जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है उसमें 9 महीने से ही स्टे दिया जा चुका है। और अब बात करेंगे दुर्गा पूजा की। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये रौनक दिखाई दे रही है। आज दुर्गा महाअष्टमी भी है और दुर्गा महानवमी भी। हम चलते हैं दिल्ली और कोलकाता में अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसी है पंडालों की रौनक। आपको बता दें, कोलकाता से हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ प्रेरणा रहेंगी दुर्गा पूजा पंडाल से। सबसे पहले मैं बात करूंगा सौरभ से। सौरभ, आपके पास सबसे पहले आने की वजह यह है कि जब बात होती है दुर्गा पूजा की, जब बात होती है पूजा पंडालों की, तो कोलकाता की बात ही अलग है। पूरे देश में इन पूजा पंडालों की चर्चा होती है और जो रौनक दुर्गा पूजा की वहां दिखाई देती है वैसी कहीं नहीं दिखती। इस समय आप कहां पर हैं, किस इलाके में मौजूद हैं और बड़ी तस्वीर में दिखाइए हमें दुर्गा पूजा पंडाल की पूरी रौनक। देखिए, सबसे पहले तो NDTV इंडिया के देश और दुनिया से जुड़ रहे दर्शकों को शारदीय शुभेच्छा, दुर्गा पूजा का शुभेच्छा। और पहले ही मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त मुदियाली क्लब पूजा पंडाल में हूं और कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाने के जो एक स्पिरिट है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप सिर्फ एक तस्वीर देख लीजिए, भीड़ का बच्चे हैं अपने पिता के कंधों पर दुर्गा पूजा देखने आए हैं और यही भीड़ आप देखिए कहाँ तक जाते हैं। और थोड़ा इनसे बात कर लेंगे। कोथा থেকে আসছেন প্যান্ডেল দেখতে? গড়িয়া থেকে। বাচ্চা নিয়ে খুব এনজয় করছেন কি? ভীষণ এনজয়। तो लोग जरूर दुर्गा पूजा मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदियाली जो पार्क है, आप थीम देखिए, बहुत ही सुंदर थीम बनाया गया है यहाँ पे। और इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुदियाली पेंडल के जो ये है प्रवक्ता है। आप बताइए हमें किस तरीके से ये पंडाल को सजाया गया, क्या थीम है आपकी? पहले आप लोगों को स्वागत है। हम लोग का 90th ईयर ऑफ दुर्गा पूजा है, इसमें आप लोग सबको स्वागत है। हम लोग का जो थीम है वो है त्रिमात्रिक। अगर आप पंडाल के अंदर में जाएंगे तो देखिएगा, कलकत्ता में ऐसा पंडाल है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का बड़ा बड़ा मूर्ति है। उसके संग हम लोग का जो बंगाली में बोलता है शाबे की दुर्गा प्रतिमा, वो भी आप नज़र कर सकते हैं। और वो राजरानी वेश में
है, ये सारे चीज़ यहाँ के खास है क्योंकि इतने आदमी इतने भीड़ करते हैं कि ये मूर्ति और ये पंडाल देखने के लिए आते हैं। और एक 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट जो आप बाहर में हमारा है, वो जन्म से पुनर्जन्म तक वो 3D कॉन्सेप्ट है। वो जब देख रहे हैं ऊपर में वो 3D कॉन्सेप्ट, वो लाइट और इल्यूशन के माध्यम से हम लोग इसको सबके लिए लाए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे घंटों के साथ ये डेकोरेट किया गया है थीम। और फिर से मैं आपको भीड़ की तस्वीर दिखाऊंगा। कोलकाता और दुर्गा पूजा का एक खास समय है, रिश्ता है, और यही देखिए आप भीड़ यहाँ पे जो है। और दुर्गा पूजा आ रहा हूँ सौरभ आपके पास, आ रहा हूँ आपसे जानूंगा कि जब जब दुर्गा पूजा पंडाल हर साल लगते हैं दुर्गा पूजा के मौके पर, और उसमें जो अलग अलग थीम होते हैं उसकी चर्चा पूरे शहर में होती है, तो इस बार कौन कौन से ऐसे थीम हैं जो चर्चा का विषय बने हैं आपके पास आके मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रेरणा का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली में भी एक मिनी बंगाल बसता है और वो इलाका है सीआर पार्क का, और मेरी सहयोगी प्रेरणा वहीं पर मौजूद हैं। प्रेरणा, यहाँ की रौनक आप हमें दिखाएं, इस बार क्या खास है यहाँ पर? जी देखिए, मैं इस वक्त सीआर पार्क के सबसे पुराने पूजा पंडाल काली बाड़ी में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है और लोग यहाँ पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। और क्योंकि सीआर पार्क, चितरंजन पार्क को मिनी कोलकाता कहा जाता है, तो यहाँ हर कोने पे जो है दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। और जो लोग हैं अलग अलग जगह से, नोएडा से, दिल्ली से, जो यहाँ बंगालीज हैं वो यहाँ दर्शन करने आए हैं, माता की जो प्रतिमा है उसकी दर्शन करने आए हैं। ऑथेंटिक बंगाली कल्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ प्रदीप गांगुली जी मौजूद हैं, जो सीआर पार्क के जितने भी पूजा पंडाल है उसके वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम इनसे जानेंगे कि सर क्या कुछ खास है इस बार, और क्या पूजा के बारे में? देखिए, पहली बात तो है कि ये पूजा हम हर साल एक थीम पूजा करते हैं। इस साल का थीम है विमेन एम्पावरमेंट। आप सभी को पता है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही है या जिस टाइप का भी एक्ट हुआ रहा है, उसके जागरूकता जगाने के लिए हम इस बार का पूरा पूजा हम महिलाओं को डेडिकेट किए हैं। उसके लिए आप पंडाल का कलर भी देखेंगे कि रेड एंड वाइट किए हैं। एक शक्ति का प्रतीक, माँ अपने आप ही शक्ति का रूप में है। हम चाहते हैं कि सब इंसान को महिलाओं के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रेस्पेक्ट, उनका सिक्योरिटी, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए इस बार का मेन पूजा तो है महिलाओं के लिए डेडिकेट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो किया गया है कि ऑल लोकल पार्टिसिपेशन, जो कल्चरल प्रोग्राम है उसमें भी और बाकी वॉलंटियर में भी महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा है पहले से, और हर जगह पे हम महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं। जी, आता हूँ प्रेरणा आपके पास, फटाफट मुझे रुख करना होगा कोलकाता का। वहाँ पर सौरभ मौजूद हैं। सौरभ, आपने देखा विमेन एम्पावरमेंट चितरंजन पार्क का थीम है, उसको दर्शाने के लिए वहाँ पर तमाम बंदोबस्त किए गए। मैंने आपसे जो सवाल किया था कि कोलकाता में इस बार किस थीम की सबसे ज़्यादा चर्चा है, यहाँ पर क्या प्रमुख है? देखिए, हजारों पंडाल है कोलकाता में, लेकिन अब मैं आपको बात करूं तो सबसे जो फेमस पंडाल है उसमें से मुदियाली क्लब जरूर एक है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, चेतला अग्रणी में वाराणसी घाट का एक थीम है, वो भी बहुत भीड़ वहां पे दिखाई दे रहे हैं। लाला बागान नवांकुर में पेड़ों से पंडाल बनाया गया है। जगत मुखर्जी पार्क में कोलकाता मेट्रो और प्लास्टिक पोल्यूशन के थीम अंडरग्राउंड बनाया गया है। संतोष मित्र स्क्वायर में एलए का जो स्फीयर है वो बनाया गया है। और इन सारे पंडालों में आपको बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखिए, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे हूँ और इतना ही भीड़ यहाँ पे है। श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ जरूर यहाँ पे है, और धूमधाम से हजारों पंडालों में हजारों अनोखी थीम के साथ दुर्गा पूजा जरूर मनाया जा रहा है। देखिए सौरभ, मन तो कर नहीं रहा कि सुंदर नज़ारे से अपनी दृष्टि हम हटाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है, टाइम से बंधे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये सुंदर और भव्य नज़ारा दिखाने के लिए। प्रेरणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें दुर्गा पूजा की रौनक दिखाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।